बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर में हम बात करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान के 5E इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की, और इसे समझने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि भाई पाकिस्तान ने क्या टारगेट्स जो हैं वो सेट किए हैं इन 5 सालों के लिए। ठीक है, यानी 2024 से लेके 2029 तक की जो ये गवर्नमेंट आई है हमारे पास, इन्होंने अपना 5 ईयर प्लान जो है वो आपको पता है कि 3 दिन पहले यानी 31 दिसंबर 2024 को दिया। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे और जो भी उसके मेजर इंडिकेटर्स हैं उन सब को यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या जो है 5E प्लान यहां पे दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हवाले से, और सिर्फ इसी 2025 के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये अगले 4 साल आपसे बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि एक ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कामयाब होता है या नहीं ये एक अलग चीज है, लेकिन ये एक पॉलिसी प्लान है, तो एक्चुअली में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अगर हम बात करें कि कब जो है वो लॉन्च किया गया जी, तो 31 दिसंबर जो है 2024 को, क्योंकि 2024 में ही गवर्नमेंट आई है, तो 2024 से लेके 2029 तक का जो है ये प्लान है अगले 5 साल का। ठीक है, तो इन 5 सालों की बात की जा रही है कि भाई इन 5 सालों में क्या जो है वो सिलसिला होगा, और अप्रैल में कहा जा रहा है कि भाई इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ। और एहसन इकबाल की जो मिनिस्ट्री है, ठीक है जी, प्लानिंग की मिनिस्ट्री, तो उसके साथ मिलकर यानी उन्होंने ये 5 का जो प्लान है पाकिस्तान का ये सेट किया है। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या जो है वो बातें की गई। इसका जो नाम है सबसे इंपॉर्टेंट वो याद रखिएगा, इसका नाम है उड़ान पाकिस्तान। तो अगर आपसे ये पूछा जाए एमसीक्यूज के अंदर कि भाई उड़ान पाकिस्तान कब जो है वो लॉन्च किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 31 दिसंबर 2024 को। और इसका जो स्लोगन है जी वो क्या है जी, तू शाही है परवाज है काम तेरा। तो आप इसमें जब इंडिकेटर्स देखेंगे या कुछ चीजें देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत शानदार प्लान है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट्स आई हैं उनके प्लान इस तरह से कामयाब नहीं हुए। ठीक है, तो ये बहुत कंप्रिहेंसिव प्लान माना जा रहा है पाकिस्तान का। तो देखते हैं कि क्या ये कामयाब होता है कि नहीं, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट साहब भी कंसर्न भी शामिल है, प्राइम मिनिस्टर की भी है, और एहसन इकबाल साहब जो है उसे तैयार करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं अनाउंस कर दूं यहाँ पे कि CSS का 2026 का ऑनलाइन बैच जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, 12 जनवरी तक इसकी रजिस्ट्रेशन है, तो आप जो है उसमें अगर रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप जो है वो ये नंबर मौजूद है, यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो इसका जो नाम है, ये जो पूरा एक फाइल है जो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आपको गूगल पे भी आराम से मिल जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की जो है वेबसाइट के ऊपर भी आपको मिल जाएगी। एक बहुत ही कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, और इसका फर्स्ट पेज जो है जी उसके ऊपर उड़ान पाकिस्तान है, और साथ में इस तरह से ये चीजें मौजूद हैं, और 5E's जो है मौजूद हैं। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है 2024 से 2029 तक का। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स जो है इसके अंडर इसको तैयार किया गया है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पेज के ऊपर कायद आजम का मैसेज है जो कि डेवलपमेंट और तरक्की से रिलेटेड जो है एक मैसेज यहाँ शेयर किया गया। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल जो है उनका एक शेर यहाँ पे है, जिंदा दिल से नहीं पोशीदा ज़मीर तकदीर, ख्वाब में देखता है आलमे नो की तस्वीर, और जब बांगे आजा करती है बेदार उसे करता है ख्वाब में देखी हुई दुनिया तामीर। ठीक है, तो ये बेसिकली यानी जो डेवलपमेंट है उसी से रिलेटेड ही कायद आजम की जो सेइंग है वो भी ली गई है और अल्लामा इकबाल की भी ली गई है। उसके बाद आगे जी प्रेसिडेंट साहब का मैसेज है, हेड ऑफ द स्टेट जो है, उसके बाद जी हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब का मैसेज है, और एहसन इकबाल जो प्लानिंग मिनिस्ट्री के जो है वो मिनिस्टर हैं उनका मैसेज है। उसके बाद यहाँ पे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारे वज़ीर आला हैं चारों, उनका मैसेज है, और साथ में GB और गिलगित बल्तिस्तान जो है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के जो हैं उनके हेड, उनके भी मैसेज मौजूद है। उसके बाद कंटेंट है हमारे पास। अब यहाँ पे कंटेंट में डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव समरी है कि भाई यहाँ पे क्या जो है ये करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, और फिर आगे उनकी डिटेल है। अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं 5E's, ठीक है, 5E's क्या हैं कि ये जो E से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 5 चीजें जो हैं इनके ऊपर अगले 5 सालों में काम किया जाएगा। ठीक है, तो 5E's का मतलब ये है, पहला है एक्सपोर्ट्स की, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा, और किस मैकेनिज्म के तहत पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाएगा। तो यहां पे साथ में डिस्कस किया जा रहा है कि भाई एक्सपोर्ट के चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, और क्या हमने टारगेट्स सेट किए हैं।
ठीक है। दूसरे नंबर पे ई पाकिस्तान है कि किस तरह से हम पाकिस्तान को जो है वो क्योंकि जाहिर बात है आईटी और जिद्दत का जमाना है, तो हम टेक्नोलॉजी में कैसे पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या टारगेट सेट किए गए हैं। तीसरे नंबर पे है एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, और इससे लिंक करते 3 टारगेट्स क्या हैं, ठीक है जी, वो यहां सेट किए गए हैं कि एनवायरमेंट भी हमारा चैलेंज है तो अगले 5 साल इसके ऊपर भी काम करेंगे, या इससे लिंक चीजें और अभी क्राइसिस क्या है और टारगेट्स क्या सेट किए गए हैं। चौथे नंबर पे है एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी डिटेल दी गई है, भाई रोड्स क्या है, रेलवे एविएशन का क्या निजाम हमारे पास चल रहा है, किस तरह से हम जो है जहां पे प्रेशर है उसको कम करेंगे, कैसे जो है इसको आगे लेके चलेंगे, और यहाँ पे एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर कैसे करेंगे ताकि डेवलपमेंट में रोल अदा करें। और उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास है जी इक्वेलिटी, एथिक्स एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। इस पे काफी ज्यादा जो है वो प्रायोरिटीज रखी गई हैं कि इक्वेलिटी कैसे लेके आएंगे, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, या कोई भी है उसके अंदर, और एथिक्स और एम्पावरमेंट कैसे, खास करके जो खवातीन हैं उनकी एम्पावरमेंट कैसे होगी, ठीक है। और फिर साथ में बताया गया कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कि ये पहला प्लान है, ये कहा जा रहा है जिसके अंदर जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपको होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक मॉडल है जो इस टाइम पे पूरी दुनिया में बहुत तेजी से जो है वो फॉलो किया जा रहा है, जिसमें जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके जो है वो इनिशिएटिव्स लेते हैं। एक तो ये मॉडल है, दूसरा इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है उसको भी यकीनी बनाया जा रहा है, ठीक है। यानी पब्लिक सर्विस जो है, ये सर्विस डिलीवरी जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो उसको भी आगे लेके आया जा रहा है कि भाई आप खुद आए, हम इनवाइट करेंगे प्राइवेट लोगों को कि वो आके हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें और काम करें। तो इस तरह जो है वो इसके इंप्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क है, या किस मिनिस्ट्री के थ्रू किस तरह से ये काम करेगा और कैसे इसको मर्ज किया जा रहा है। तो ये बेसिकली इसकी एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर ये 5 चीजें मौजूद हैं, ठीक है। अब एक एक की हम डिटेल लेंगे कि भाई वहां पे डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या इसकी डिटेल दी गई है। तो कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपको दिमाग में होने चाहिए, जाहिर बात है एकदम से आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, याद भी नहीं होंगी, काफी कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, लेकिन कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। ये पिक्चर आप देख लें कि जो जब इसे लॉन्च किया गया तो यहाँ पे ये किस तरह से जो है सारे मौजूद थे और किस तरह से जो है उसको क्रेडिट्स का लिया गया है। अच्छा, अब सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट में इनिशियल स्टार्ट के बाद जो है जीडीपी ग्रोथ जो है वो बताई जा रही है जी, कि पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और इंडिया की, क्योंकि बेसिकली ये तीनों ही हिंदुस्तान थे तो हमारा कंपैरिजन हमारे जैसों के साथ ही होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जा रहा है बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया के साथ किया जा रहा है कि भाई वो कहां खड़े हैं जीडीपी की सालाना ग्रोथ के अंदर, ठीक है, और हम जो है वो सालाना ग्रोथ के अंदर कहां पे खड़े हैं। तो अब ये जो इंडिया है, उसके बाद ये बांग्लादेश है और ये पाकिस्तान है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो पाकिस्तान सबसे नीचे है, और ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो सिलसिला है 2010 से स्टार्ट हुआ, यानी 2010 से इन्होंने जो है वो यहां पे जीडीपी दी हुई है। तो 2010 से लेके 2022 तक का जो है यहां पे डिस्कस हुआ हुआ इनका, कि 2010 में पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 2.5% जीडीपी ग्रोथ पे था। उसके बाद आपको पता है 2013 में जो है वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, तो यहां से जो है ये बता रहे हैं कि भाई हमारे 4% पे हम गए। उसके बाद 14 में देखिए, 15 में देखिए, और खास करके 2016 में हमारी सबसे ज्यादा ग्रोथ रही है, और हमारी ग्रोथ 2016 में और बांग्लादेश की ग्रोथ तकरीबन इक्वल थी 2016 के अंदर, ठीक है, 2015 और 16 के मिड में। उस टाइम पे हम 6% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ पे मौजूद थे, ठीक है। और यही वो एक लम्हा था जब हम इनके साथ मौजूद थे। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, ठीक है जी, नीचे। और 2019 में -1 पे पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ चली गई पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान। उसके बाद पीटीआई गवर्नमेंट में ही हम अगर देखते हैं तो 2020 में दोबारा पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश के साथ जाके मिला और 6% जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान ने दोबारा से जो है वो अचीव की। उसके बाद फिर से अगले 2 सालों में पाकिस्तान नीचे आया और इस टाइम पे पाकिस्तान माइनस में था 2024 तक, ठीक है, उसके स्टार्ट तक। तो हम आहिस्ता आहिस्ता फिर से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे बांग्लादेश की बात करते हैं या इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इस टाइम पे टॉप पे है। और 2020 में जो इंडिया की ग्रोथ यहां पे देखी गई है वो तकरीबन 9 पॉइंट जो है वो जीडीपी की ग्रोथ देखी गई 9% के ऊपर, जो बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे इतनी चाइना की ग्रोथ भी हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये सिर्फ 1 साल के लिए था। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो दोनों ही जो है आपस में कंपीट कर रहे हैं, यानी इंडिया और बांग्लादेश, इन दोनों का कंपटीशन बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इन दोनों की कंपटीशन की लाइन से नीचे है। हाँ, बीच में कुछ साल ऐसे जरूर आए हैं कि जहां पे पाकिस्तान ने जो है वो इनके साथ कंपीट किया, या खास करके 2019 का कोरोना का टाइम जो है, यहाँ पे तकरीबन तीनों ही जो है वो इकोनॉमीज नीचे आ रही हैं। तो ये सबसे पहले डिस्कस किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि भाई हम 2029 तक जो है वो 6% जीडीपी की ग्रोथ को लेके जाएंगे। ये हमारा टारगेट है, करंट भी देख ले और ये हमारा टारगेट है।
और ये जो पूरे का पूरा ये जो प्लान है 5 ईज का प्लान, इसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है पाकिस्तान के 2047 प्लान के साथ, ठीक है। यानी पाकिस्तान की 100 साल जो आजादी है वो जाहिर बात है 1947 के बाद 2047 में होगी। तो इस 100 साल में पाकिस्तान कहां पहुंचेगा, ये टारगेट सेट किया जा रहा है कि भाई हम तकरीबन 9.5% जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2047 में लेके जाएंगे। तो ये उसके साथ ये सारे का सारा अलाइन किया जा रहा है, जिसमें ये गवर्नमेंट जो है वो अपने हिस्से का रोल कह रही है, हम प्ले कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। तो यहां पे कुछ बताया गया है कि हमें फिलहाल जो है रिपोर्ट में बताते हैं कि हमें क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। बड़े पैमाने के ऊपर मैक्रो लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं और माइक्रो लेवल पे या कुछ अदर जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। अब बड़े पैमाने पे 3 चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके मैक्रो लेवल के ऊपर की अगर हम बात करें, ठीक है। पहला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पाकिस्तान को क्या चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और कंटिन्यूटी चाहिए अगर हम ये बात करते हैं कि हम ग्रोथ कैसे करेंगे। दूसरा है फिस्कल एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, कि हम इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे बड़े लेवल के ऊपर। तीसरा है एक्सटर्नल अकाउंट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है, जो पाकिस्तान का हमेशा से बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस रहा। अब ये चैलेंजेस, उसके साथ कुछ और पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है जी। कुछ चैलेंजेस उसमें 5 की चैलेंजेस जो हैं उनको यहां बताया जा रहा है कि 5 बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान को क्या क्या है। सबसे पहला है जी स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिक्लाइन प्रोडक्टिविटी, कि सबसे पहला प्रॉब्लम पाकिस्तान का यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो वहीं पे रुकी हुई है, कभी थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। तो एवरेज में आप ये देख लें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नेगेटिव में ही जा रही है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो रही है या ग्रोथ जो है वो मुसलसल नीचे को जा रही है, नेगेटिव के अंदर ही है। दूसरा चैलेंज अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है जी, वो टेक्नोलॉजिकल डिफिशिएंसी है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान को कंपिटिटिवनेस से रोकती है, ठीक है। यानी टेक्नोलॉजी जो है, अब उसमें आपने देखा कि 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है उल्टी साइड से, जहां पे इंटरनेट सबसे ज्यादा 2024 में मुतासिर रहा। पहले नंबर पे जो है वो म्यांमार है, बर्मा म्यांमार, और दूसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान है, जहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ और वहां पे कभी सबमरीन केबल कट रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या, ये चैलेंजेस हमें जो है बताए जाते हैं असम्बलीज के अंदर भी, जो कि झूठ है, जाहिर बात है, लेकिन हमें ये चीज जो है नुकसान पहुंचा रही है। फिर भी हम जो है वो इस चीज को कह रहे हैं कि भाई आगे लेके चलेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं हमारा क्या चैलेंज है जी, क्लाइमेट के जो चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान को हैं, और इस क्लाइमेट की वजह से वाटर स्कैर्सिटी का चैलेंज है और फूड इनसिक्योरिटी का चैलेंज है, ठीक है। यानी कि एक तो पानी की कमी का सामना है हमें इस टाइम पे इस क्लाइमेट की वजह से, और ऑलमोस्ट $4 बिलियन का हमें हर साल नुकसान हो रहा है क्लाइमेट की वजह से, रिपोर्ट ये बता रही है। और उसके बाद अगर हम नंबर 4 पे बात करें 5 चैलेंजेस में से, इनसफिशिएंट एक्सेस जो है अफोर्डेबल और सस्टेनेबल एनर्जी की हमारे यहाँ चैलेंजेस है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 70+ जो है हमारे पास पर यूनिट पड़ रहा है पाकिस्तान में जो कमर्शियल है। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक तो एनर्जी है भी नहीं, ठीक है, और जो है वो भी कम है। और 5वीं जो चीज है जी, अगर हम उसकी बात करें कि क्या बता रही है जी, पॉलिसी कहती है कि भाई हमारे पास जो सोशल सेक्टर है उसके अंदर इनइक्वालिटी और जो गैप है अमीर और गरीब का वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी एक तो हमारे यहाँ सोशल सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप देख लें सोशल सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है जी। तो जो भी इश्यूज हम देख रहे हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और दूसरा जो गैप है वो भी वाइडन होता जा रहा है। एक नफरत आप देख रहे होंगे, खींचातानी की फिजा है कि यार वो मेरा हिस्सा खा रहा है, ये तो ये चीजें, तो ये 5 ऐसी चीजें जो है वो हाईलाइट की गई हैं सबसे पहले टारगेट रखने से कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ये चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब साथ में आगे रिपोर्ट में बताते हैं, यानी पॉलिसी पेपर के अंदर क्या है जी, कि भाई जो नेशंस जो है इस टाइम पे ग्लोबल सक्सेस अचीव कर चुकी हैं या कर रही हैं, वो ऐसा क्या कर रही हैं जिस वजह से वो कामयाब हैं। यानी जाहिर बात है, इसे कहते हैं ना कामयाब लोगों से सीखना। तो कामयाब कंट्रीज जो हैं, वो मुमालिक जो इस टाइम पे कामयाब हैं, वो क्यों है, इस क्यों का जवाब यहां पे लिया जा रहा है कि भाई 4 ऐसे फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, 4 ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो कि बेसिकली उन मुमालिक में हैं जो तरक्की कर रहे हैं और हम में नहीं है। उसमें सबसे पहली चीज क्या है जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम जो है उसको सबसे प्राइम रखा गया है कि जो भी मुमालिक तरक्की याफ्ता हैं, अगर हम बात करते हैं यूएस की, अगर हम बात करते हैं यूके की, अगर हम बात करते हैं यूरोप के कंट्रीज की,
अगर हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है जी, बांग्लादेश की बात करते हैं, तो जिस मुल्क की भी हम बात करेंगे जो इस टाइम पे ग्रोथ में जा रहे हैं, तो वहां पे सियासी इस्तेहकाम है, हुकूमतें अपना टाइम फ्रेम पूरा करती हैं, इदारे अपने पूरे जो पैरामीटर है उसके अंदर रह के काम करते हैं, और वहां पे खींचातानी नहीं होती, धरने नहीं होते, वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। तो जाहिर बात है पूरा प्रोसेस है और इदारे एम्पावर हैं, किसी एक शख्स के हिसाब से नहीं चलते। तो ये एक हकीकत है। तो पहला ये यानी कि जो सबसे हमें सीखने की जरूरत है वो क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो शायद इस पूरे पेपर के अंदर ये चीज वाजे नहीं की जा रही। दूसरा क्या है जी, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, कि दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पिछले 70 साल में पाकिस्तान फेस कर रहे हैं 76 साल के अंदर, वो क्या है, पॉलिसी की कंटिन्यूटी ना होना। कि भाई एक गवर्नमेंट आती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो 5 साल पूरे नहीं करती पाकिस्तान में, आपको पता है, तो पॉलिसीज कैसे होंगी। अब जैसे इसी की एग्जांपल लेते हैं, अब हमने ये देखना है, ठीक है, आप इस लेक्चर को जरूर याद रखिएगा कि आज अगर हम इसको 2025 के जनवरी में डिस्कस कर रहे हैं कि ये 2029 तक का प्लान है, तो सवाल ये है कि क्या ये गवर्नमेंट 2029 तक टिक पाएगी, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और क्या अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो तभी तो जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू रह सकेंगी। तो क्या कंटिन्यू रहेंगी, तो वो मुल्क जो तरक्की याफ्ता है वहां पे पॉलिसीज की कंटिन्यूटी रहती है। तीसरा ये हाईलाइट कर रहे हैं जी पीस एंड सिक्योरिटी को, कि भाई वो मुमालिक जो तरक्की याफ्ता हैं वहां पे क्या है, वहां पे अमन है, यानी अमन व अमान वहां पे बेहतर है, सिक्योरिटी के हालात बेहतर है, क्योंकि वहां का मॉडल डिफरेंट है। अब जैसे पाकिस्तान में आप देख लें कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, हम अगर केपीके की बात करें, बलोचिस्तान की बात करें, तो जाहिर बात है यहाँ पे बहुत शदीद चैलेंजेस हैं अगर हम देख रहे हैं तो, ठीक है। तो उस लिहाज से उन मुमालिक में ये प्रॉब्लम्स नहीं है, जबकि हम अभी देख रहे हैं कि हमने रिसेंट अफगानिस्तान के साथ भी जो है वो अपने हालात खराब किए हैं, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है हमारा। और चौथे नंबर पे यहां पे है जी कंटिन्यूस रिफॉर्म्स, कि वो मुमालिक जो तरक्की याफ्ता है वहां मुसलसल जो है वो रिफॉर्म्स आती रहती हैं, यानी वक्त के साथ चीजों को बदला जाता है। लेकिन हमारे यहां हम आज भी जो है वो कहते हैं पत्थर के जमाने में, जैसे टेक्नोलॉजी को हम रोक रहे हैं, इंटरनेट 5G है लेकिन हमारे यहाँ कितना आ रहा है आपको भी पता है, तो हम ये चीजें कर रहे हैं एक्चुअली में इसके अगेंस्ट में। तो ये वो 4 चीजें हैं जो कि इसमें हाईलाइट की गई हैं कि भाई वहां पे ये है, हमारे यहां ये नहीं है। तो जाहिर बात है यहां पे फिर क्या, इन चीजों को कैसे काउंटर किया जाएगा पीस एंड सिक्योरिटी में। अब देखिए इनको अगर हम एनालाइज करते हैं, काफी लंबी बात निकल जाएगी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के क्या आपको 2025 में कोई चांसेस नजर आते हैं? नहीं आते, एक्चुअली में नजर नहीं आते। अच्छा, पॉलिसीज की कंटिन्यूटी आपको नजर आती है, चलें अगर ये गवर्नमेंट रहती है तो आएगी, अगर नहीं है तो जाहिर बात है नई गवर्नमेंट आके चेंज करेगी, और इसके क्या ये 5 साल निकालेगी, चांसेस कम है। जाहिर बात है एक ऐसी बेस बनी हुई है इलेक्शंस के नाम के ऊपर जो फरवरी से स्टार्ट हुई है। तीसरा पीस एंड सिक्योरिटी है, अगर हम अफगानिस्तान के साथ हालात खराब कर रहे हैं, बलोचिस्तान में हालात खराब है, TTP एक्टिव हो चुकी है, इदारों को टारगेट किया जा रहा है, पारा चिनार में हालात खराब है, सो ये भी अचीव नहीं हो सकता, 2025 में होता दिखाई नहीं दे रहा। और उसके बाद रिफॉर्म्स जो हैं कंटिन्यूस, तो वो तो आती ही रहती हैं, चलें ठीक है। अच्छा, ये चीजें हाईलाइट हुई हैं। अब यहां पे आगे फिर जो है वो पेपर के अंदर डिस्कस हो रहा है जी 5E फ्रेमवर्क क्या है, कि किन 5 चीजों के ऊपर हमने काम करना है। पहले नंबर पे हमारे पास एक्सपोर्ट्स है जी, कि कोई मुल्क तरक्की अगर कर सकता है तो वो किससे कर सकता है, कि वो एक्सपोर्ट करे, ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर भेजे और कम मंगवाए अंदर। तो इसमें क्या होगा कि वो डॉलर्स कमाएगा, फॉरेन रिजर्व उसके बढ़ेंगे। तो पहला तरक्की का तरीका ये है कि इसको हम बढ़ाएंगे, पेपर ये कह रहा है। दूसरे नंबर पे ई पाकिस्तान की बात की जा रही है कि हम IT सेक्टर को आगे लेके जाएंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी को हम आगे लेके जाएंगे। अब देखते हैं क्या ऐसा होगा। तीसरे नंबर पे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट है, चौथे पे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इक्वालिटी एथिक्स और एम्पावरमेंट है 5वें नंबर पे। तो एक एक को आप डिस्कस करते हैं। अब यहां पे इन्होंने साथ में जो प्रोजेक्टेड पाकिस्तान नॉमिनल GDP है वो बताया है कि अगर हम इसी तरह आगे चलते हैं तो अपने 100 साल कंप्लीट होने पे, यानी कि 2047 में पाकिस्तान की GDP कितनी होगी, 9.8%, यानी 9.8% हमारा GDP का टारगेट है अगर हम इस प्लान के अकॉर्डिंगली चलेंगे। और अगर हम नहीं चलेंगे तो क्या होगा, तो हम स्टेटस को बरकरार रखेंगे तो हमारी ग्रोथ 2047 तक 4.7 रहेगी, ठीक है। यानी दोनों कंडीशंस बता दी कि कंडीशन 1 में अगर हम ग्रोथ पे चलते हैं तो हम 9.8 को अचीव करेंगे, और कंडीशन 2 में अगर हम ग्रोथ पे नहीं चलते, इसी तरह चलते हैं स्टेटस को से, तो 4.7% हमारी 2047 तक ग्रोथ रहेगी, ये बताया जा रहा है। अब सबसे पहला सेक्टर है जी 5E's में, पहला E जो है वो है एक्सपोर्ट्स का,
ठीक है, कि जो हमने दरआमदाद करनी है जो है वो कैसे होंगी, हम कैसे जो है चीजें बाहर भेजेंगे। एक्सपोर्ट्स में यहाँ पे कुछ डेटा डिस्कस किया जा रहा है कि भाई एक्सपोर्ट्स जाहिर बात है बहुत इंपॉर्टेंट है तरक्की के लिए, तो बता रहे हैं कि भाई ये जो है वो एक्सपोर्ट्स की हैं किसी भी मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए, तरक्की के लिए, और ग्लोबली जो मालिक आगे बढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत तरीके से वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पर कैपिटा एक्सपोर्ट में जो है बता रहा है जी, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका जो यानी रीजन के कंट्रीज हैं उसमें इस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान सबसे नीचे है, सबसे नीचे जो है वो पाकिस्तान इस टाइम पे मौजूद है। 2023-24 और अब हम 25 में पहुंच चुके हैं, तो 25 में भी हमारी जो है वो ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 100 बिलियन के करीब करीब है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। और इसके हिसाब से साथ ये बता रहा है कि आज हमारी 70% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आती हैं 5 कैटेगरीज से, 5 तरह की प्रोडक्ट से, जो उन कैटेगरीज के अंदर आती हैं। हमारी जो है वो 70% एक्सपोर्ट है, तो 70% एक्सपोर्ट 5% कैटेगरी से आती हैं। तो यहां पे एक्सपोर्ट में सबसे पहले वो 5 टॉप जो है वो एक्सपोर्ट कैटेगरीज पाकिस्तान की बताई जा रही है कि हम कितना फायदा हासिल करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है जी टेक्सटाइल आर्टिकल्स, ठीक है जी, सेट्स हैं, क्लोथिंग है, रग्स हैं, और इसी तरह की यानी टेक्सटाइल से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है। फैसलाबाद वाली इंडस्ट्री जो है वो इस टाइम पे सबसे टॉप पे है और 4.28% का शेयर है। दूसरे नंबर पे इसी टेक्सटाइल का ही सब जो है वो क्लॉज है कि यहां पे अगर रॉ है तो यहां पे दूसरे नंबर पे क्या है जी, टेक्सटाइल एपरल्स हैं और एसोसिएट जो बाकी चीजें हैं जो कपड़े वगैरह बनते हैं बाकी जो है वो है। तीसरे नंबर पे इसी टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल कॉटन है, ठीक है जी। चौथे नंबर पे टेक्सटाइल से ही रिलेटेड मजीद चीजें हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है सीरियल्स हैं, जो है वो दालें वगैरह बाकी चीजें होंगी। तो ये 5 टॉप की कैटेगरीज है पाकिस्तान की। सो इसका मतलब नंबर 1 चीज पाकिस्तान में क्या आ रही है जी, वो आ रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड हमारी जो सब प्रोडक्ट्स हैं। 70% हमारी जो है वो टेक्सटाइल ही है और उसकी सब प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें कि भाई हम किस तरह से जो है वो चैलेंजेस क्या हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो यहां पे ये बता रहे हैं कि भाई कैसे ये चीजें अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर सकती हैं, या हम अगर देखेंगे कि कौन कौन से की इश्यूज हैं जो कि पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं और हम उनको बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है स्मॉल स्केल फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेस पाकिस्तान में है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे है लिमिटेड इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है इसलिए बिजनेसेस काम कर रहे हैं। तीसरा है डोमेस्टिक फोकस्ड लार्ज फर्म्स हैं। चौथे नंबर पे है जी ग्रोथ चैलेंजेस इन हमें फेस करने पड़ रहे हैं। पांचवें पे क्या है, लिमिटेड कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कि हम उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। और छठे नंबर पे है लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल ऑफ एसएमईज, कि जो स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज हैं उनको अभी तक उस तरह से कैपिटल ही नहीं मिल पाता। अब यहां पे जो टारगेट्स रखे गए हैं वो टारगेट्स क्या हैं, उसमें ये कहते हैं, यानी एक्सपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ई नंबर 1 की, याद रखिएगा। ई नंबर 1 में ये कह रहे हैं कि भाई हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि वाकई में जो है पाकिस्तान का पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है कि हम 60 बिलियन जो है वो 2029 तक हम ईयरली एक्सपोर्ट करेंगे। $60 बिलियन की ईयरली एक्सपोर्ट हम इसको लेके जाएंगे, ये कह रहे हैं। और उसमें हम क्या क्या करेंगे, 8 की सेक्टर्स जो हैं उसको बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स के अंदर हम उनको टारगेट करेंगे, 8 सेक्टर्स को। पहले नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरे नंबर पे है एग्रीकल्चर का, तीसरे पे है आईटी का, चौथे पे है सर्विस सेक्टर पाकिस्तान का, पांचवें पे है मैन पावर का, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा ग्रो हो रहा है, और कोई हो ना हो ये सबसे ज्यादा हो रहा है, जिसमें मैन पावर में हम लोगों को बाहर के ममालिक में भेज रहे हैं और वो हमें पैसे भेज रहे हैं क्योंकि यहां बेरोजगारी है तो वहीं जाएंगे। छठे नंबर पे मिनरल्स हैं, सातवें नंबर पे क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं, और 8वें नंबर पे ब्लू इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये 8 एरियाज जो हैं एक्सपोर्ट्स के, इनको उन्होंने कहा कि हम टारगेट करेंगे अगले 5 साल में और इनको हम आगे लेके जाएंगे। अब ये कैसे टारगेट होंगे, ठीक है। अब E1 को हम कैसे अचीव करेंगे, उसमें यही कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज हैं कुछ, हर सेक्टर के लिए, हर ई के लिए हमारी कुछ प्रायोरिटीज सेट हुई हैं। तो पहले ई के लिए हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है, ठीक है। कुछ प्रायोरिटीज हर एक के लिए। तो पहली प्रायोरिटी क्या है कि हम क्या करेंगे जी, मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आएंगे। मैक्रो का मतलब होता है बड़े पैमाने के ऊपर, मुल्की सतह के ऊपर,
ठीक है। तो ये कह रहे हैं हम मैक्रो लेवल के ऊपर जो है वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ठीक है, और मोबिलाइज करेंगे अपने रिसोर्सेज को, अपने वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, प्रोमोट करेंगे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, ठीक है, यानी सरकारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको जरा स्ट्रिक्ट करेंगे, उसको ऑडिट करेंगे, उसमें करप्शन को कंट्रोल करेंगे और एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ इकोनॉमी को हम तरफ जाएंगे। ये काम हम करेंगे प्रायोरिटी नंबर 1 के अंदर। अब इसी की सब डिवीजन्स हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे जी इसके अंदर, अच्छा, डेवलप और इंप्लीमेंट करेंगे टैरिफ रैशनलाइजेशन मैयर्स, ठीक है जी, टैरिफ है दूसरे मुल्क मालिक में जो हम बेचते हैं तो उनके साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स उनको सेट करेंगे। दूसरा हम प्रमोट करेंगे जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, FDI को, कि वो आके यहां इन्वेस्ट करें और ऐसी इंडस्ट्रीज लगाएं जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हों, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह होगी। फिर हम क्या करेंगे जी, फैसिलिटेट करेंगे इंसेंटिव्स को और रिमिटेंसेस को साथ में हम फैसिलिटेट करेंगे ताकि हम उन्हें कुछ दें और वो ज्यादा से ज्यादा रिमिटेंसेस भेजें और इंसेंटिवाइज करें। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम टैक्स जो है या GDP की रेशो का हम 13% पे लेके जाएंगे, टैक्स को भी इनके थ्रू हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। प्रायोरिटी नंबर 2 की अगर हम बात करें जी, तो प्रायोरिटी नंबर 2 E1 को अचीव करने के लिए यानी एक्सपोर्ट्स को अचीव करने के लिए और क्या करेंगे जी, उसके बाद ऑगमेंट प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, क्वालिटी को बढ़ाएंगे, इनोवेशन को जो है वो बढ़ाएंगे और ग्लोबल कंपिटिटिवनेस लेके आएंगे, ठीक है, आलमी लेवल के ऊपर या आलमी सतह के ऊपर अपना मवाजना करेंगे इसके थ्रू। ये प्रायोरिटी 2 है। और उसकी सब प्रायोरिटीज क्या हैं जी, प्रमोट करेंगे एडवांस इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और इंश्योर करेंगे कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन जो है हमें हासिल हो जाए, जैसे ISO होती है, आपको पता है, ठीक है जी, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन वगैरह। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम इनोवेशन को फास्टर करेंगे और अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाएंगे मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। ये प्रायोरिटी 2 है। प्रायोरिटी 3 हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या होगी जी, पेपर क्या कह रहा है, पॉलिसी इंप्रूव द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, कि हम अपना इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो इंप्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जी, इस्टेब्लिश करेंगे ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स को, कि पाकिस्तान के जो ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके बीच में आता है, ठीक है, तो उनके साथ हम जो बायलैटरल है या मल्टीलैटरल जो हमारे रिलेशंस हैं उनके थ्रू हम जो है इंटरनेशनली जो है वो अपने आप को एक्टिव करेंगे, आइसोलेशन से निकालेंगे और हम ये काम करेंगे। दूसरा, फैसिलिटेट करेंगे वेंचर और रिस्क कैपिटल वगैरह को, कि हम किस तरह से जो है वो बैंक्स वगैरह को सपोर्ट कर सकते हैं या फाइनेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, और इंप्रूव करेंगे बिजनेस को या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, बिजनेस करने में आसानी। ये सबसे बड़ी चीज है जो चाइना कर रहा है, ठीक है, कि जिसको हम कहते हैं 1 विंडो ऑपरेशन, कि आप जो है वो बजाय इसके कि इदारों में अपनी फाइल्स ही घुमाते रहें 5-7 साल, आप जो है 1 विंडो ऑपरेशन में 1 वीक के अंदर अपना सिस्टम खोल ले, ठीक है। लेकिन यहां पे लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की गई, इन्वेस्टमेंट तब आती है जब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है। ये हमारी प्रायोरिटी है। चौथे नंबर पे हमारी प्रायोरिटी क्या होगी जी, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे और डाइवर्सिफाई करेंगे प्रोडक्ट को, कि हम मार्केट को डाइवर्सिफाई करेंगे। अब जो सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या चीज आ रही है जी, हमारे पास टेक्सटाइल है, तो हम इस टेक्सटाइल को डाइवर्सिफाई करेंगे, बाकी इंडस्ट्रीज में, केमिकल में लेके जाएंगे, इंडस्ट्रीज में लेके जाएंगे, एग्रीकल्चर के अंदर लेके जाएंगे, बाकी चीजों के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है जी। एक्सपोर्ट प्लान हम लेके आएंगे, अच्छा जी, रिसर्च को, R&D को हम प्रमोट करेंगे यूनिवर्सिटीज के थ्रू, ठीक है, और टेक्नोलॉजीज को आगे लेके जाएंगे और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है वो इंडस्ट्रीज को हम मजीद आगे लेके जाएंगे। तो ये तरीकाकार हम करेंगे। 5वीं प्रायोरिटी हमारी क्या है जी, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हम स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो है उसको बढ़ाएंगे, इंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है, और स्पेशलाइजेशन की तरफ हम लेके जाएंगे, इंडस्ट्रीज की स्पेशलाइजेशन। जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे जी, हुकूमत ये कह रही है इस्टेब्लिश करेंगे कोलैबोरेशन के चैनल्स को गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने के लिए, इसमें यानी हम एकेडमीज को, सिस्टम्स को, रिसर्च सिस्टम को एक पूरा जो है वो सिस्टम बनाएंगे जिसके थ्रू हम यूनिवर्सिटीज को, ये पूरे सिस्टम को एंगेज कर सके, और प्रमोट करेंगे फॉर्मलाइजेशन को, कि भाई किस तरह से इनको भी, ये जो इकोनॉमी में नहीं है, हम इनको भी इकोनॉमी का हिस्सा बनाएं। और छठी हमारी लास्ट प्रायोरिटी क्या होगी जी, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, कि पाकिस्तान नेशनल ब्रांड जो है उसको करेंगे, यानी कि मेड इन पाकिस्तान जो है उसको हम बढ़ाएंगे, कि हर चीज पाकिस्तान के अंदर, जैसे अब बाहर से आ रही है तो वो हम नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की अंदर की जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ाएंगे। तो ये हमारे लिए एक्सपोर्ट्स के हवाले से है।
ठीक हो गया जी, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे ये उसका मैकेनिज्म था। दूसरे ई पे जाते हैं, तो दूसरा ई है जी पाकिस्तान का, ई पाकिस्तान। अब गो के थोड़ा सा आपको यहां हंसना भी चाहिए कि जो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं 2024 की रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान लास्ट में दूसरे नंबर पे था जहां पे इंटरनेट डिस्ट्रप्शन हुई और सबसे लो स्पीड इंटरनेट की आती रही है जब हम 5G के जमाने में हैं। और आपको पता है यहाँ पे फायरवॉल भी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है जी, और इसके साथ साथ यहाँ पे VPN को भी जो है वो नोटिस दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें भी आप मद्देनजर रखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रियलिटी और डॉक्यूमेंट्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। खैर, ई पाकिस्तान के अंदर हमें यह कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे दुनिया जो है वो 4th और 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रही है, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसके थ्रू आ रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो हम भी क्या करेंगे जी, बेहतर टेक्नोलॉजी को बिल्ड करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, ठीक है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हम पाकिस्तान को ई पाकिस्तान पे लेके जाएंगे, हर चीज आईटी के ऊपर शिफ्ट करेंगे, हम हर चीज ऑनलाइन करेंगे, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एक डाटा जो है वो इन्होंने शेयर किया। डाटा ये कहता है कि भाई हर 6 महीने में हमारे पास जो आईटी ग्रेजुएट हैं वो 75,000 है माशाल्लाह से। अच्छा, हमारे पास जो सेलुलर फोन यूजर हैं वो 192 मिलियन है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 135 मिलियन है। इसी तरह से HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हमारे पास जो है वो 250 प्लस हैं। और आईटी एक्सपोर्ट्स जो है हमारे पिछले 5 साल में 178% ग्रोथ की उन्होंने, और 43 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये एक रफ्ता डाटा उन्होंने शेयर किया। अब वो क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे, ठीक है, कि हम कैसे इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं आईटी सेक्टर के अंदर, ठीक है। ये ई पाकिस्तान के अंदर हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं, तो कहते हैं चैलेंजेस में पहला चैलेंज है इनसफिशिएंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हर चीज इतने पुराने मॉडल पे है कि हमें अभी यहां पे सबसे ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। और जाहिर बात है इंटरनेट की स्पीड तक नहीं आ रही तो बाकी चीजें बाहर की हैं। तो कहते हैं भाई फ्रीलांसर्स को चैलेंजेस हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरा पाकिस्तान का आईटी का चैलेंज है स्किल्स गैप इन इमर्जिंग आईटी टेक्नोलॉजीज, कि हमारे यहां स्किल्स का गैप है, जो काम आते भी हैं हमारे यहां स्किल्ड वर्कर्स नहीं हैं कि भाई वो काम कर सकें। तीसरा है लैक ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, ठीक है, कि पाकिस्तान के पास कोई भी इंटरनेशनल गेटवे जो है वो मौजूद नहीं है कि वो इंटरनेशनली पेमेंट रिसीव कर सके एक प्रॉपर, जिस वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम है और कोई ट्रस्ट नहीं करता। और चौथे नंबर पे हमारा जो चैलेंज है वो है जी लिमिटेड ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई हमारे पास जो हुकूमत के लेवल के ऊपर है वो स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है जो ई गवर्नेंस का हो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ 4 बड़े बड़े चैलेंज इन्होंने पॉलिसी के अंदर हाईलाइट किए। अब कहते हैं जी हमारे जो टारगेट हैं वो क्या है, पोटेंशियल क्या है और कैसे हम इसके ऊपर टारगेट को अचीव करेंगे। कहते हैं जी हम क्या करेंगे जी, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको इंक्रीज करेंगे फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री को, और इसे $5 बिलियन के ऊपर लेके जाएंगे सालाना, ठीक है जी। पहला काम हम ये करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे जी, कंप्यूटर साइंस और आईटी ग्रेजुएट्स को बढ़ा के सालाना 2 लाख पे लेके जाएंगे, सालाना 2 लाख, ठीक है। अभी 1.5 हो रहे हैं तकरीबन, फिर 2 पे लेके जाएंगे। इसके साथ साथ 1000 स्टार्टअप्स को हर साल जो है वो क्या किया जाएगा जी, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा और वहां पे उनको सपोर्ट किया जाएगा हुकूमत की तरफ से। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हर साल एक यूनिकॉर्न तैयार होगा, यानी एक बड़ी कंपनी जो कि $1 बिलियन मार्केट वैल्यूएशन जिसकी हो, हर साल हम एक तैयार करेंगे। फिर वो कहते हैं जी 100 मिलियन नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज सब्सक्राइबर्स को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, और 5G के ऊपर लेके जाएंगे। तो ये टारगेट्स है, तो आप इन टारगेट्स को देख लें। टारगेट्स बहुत अच्छे हैं, जाहिर बात है हमने डिस्कस करने हैं। अब इन टारगेट्स को अचीव कैसे किया जाएगा, इनको हासिल कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रायोरिटी है, यानी ई पाकिस्तान की प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है, क्या करेंगे। पहला है जी हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे और सर्विसेज और सपोर्ट सिस्टम देंगे, और टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं या टेक्नोलॉजी जो इकोनॉमी है उसको, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, और 4th और 5th जनरेशन इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है उसके साथ हम आगे लेके चलेंगे। प्रायोरिटी 2 क्या है, डेवलप करेंगे स्टार्टअप और फंडिंग इकोसिस्टम, ठीक है, कि एक ऐसा सिस्टम के जिसके अंदर आप नौजवान लोग जो है कंपनीज वगैरह बनाएं, उनको पैसे दिए जाएं। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ाएंगे, वहां पे ट्रेनिंग वगैरह देंगे। फिर कहते हैं जी हम प्रमोट करेंगे वेंचर फंडिंग लैंडस्केप को, ठीक है, ये प्रायोरिटी 2 है। प्रायोरिटी 3 क्या है, ई पाकिस्तान के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्किल बिल्डिंग और फ्रीलांसिंग को हम प्रमोट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस करेंगे, ठीक है, और आईटी और फ्रीलांसिंग मार्केट को आगे लेके जाएंगे।
प्रायोरिटी 4 क्या है जी? डेवलप करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, एआई फ्रेमवर्क को हम लेके आएंगे, उसको प्रमोट करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे जी, लोकल कैपेबिलिटीज को हम आगे लेके जाएंगे ताकि लोकल लेवल के ऊपर एआई के ऊपर काम हो, और एआई के अंदर मजीद रिसर्च को बढ़ाएंगे। ठीक है, पांचवा हमारी प्रायोरिटी क्या है जी? ई पाकिस्तान के लिए इनहांस करेंगे साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को। ठीक है, कि जो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं हमें उनको कम करेंगे, स्ट्रेटजीज पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे ताकि साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स को कम किया जा सके, और कोलैबोरेट करेंगे इंटरनेशनल बॉडीज के साथ ताकि हम फायदा हासिल कर सकें। और 6 प्रायोरिटी क्या है जी? हम क्या करेंगे जी, साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर अपनी इकोनॉमी को जो है डाइवर्सिफाई करेंगे कि हर जगह पे, हर सिस्टम के अंदर हम जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज कर सके। ठीक है, कोलैबोरेशन को प्रमोट करेंगे इसके लिए यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके। अच्छा, इंप्रूव करेंगे क्वालिटी एजुकेशन को, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये हमारी प्रायोरिटीज होंगी किसके लिए जी? ई पाकिस्तान के लिए। थर्ड ई है हमारे पास एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट का। ठीक है जी, कि ये तीसरा ई है, इसको हम क्या करेंगे, जिसपे पाकिस्तान इस टाइम पे फेस कर रहा है। उसमें हम ये कहते हैं जी कि पॉलिसी ये बता रही है कि 3 की एरियाज हैं कि जहां पे पाकिस्तान को एनवायरमेंट और क्लाइमेट के चैलेंजेस हैं। उसमें सबसे पहले क्लाइमेट चेंज है, वाटर स्कैर्सिटी है, और तीसरा फूड सिक्योरिटी है। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जहां पे एक तो माहौल का हमारा इशू है, एनवायरमेंट का तो है ही है, दूसरा पानी का मसला है इसी इन्वायरमेंट से लिंक करता हुआ, और तीसरा जो है हमारा खुराक की कमी का मसला है। तो ये 3 बड़े बड़े मसाइल हैं जिनको हम यहां पे कहते हैं डिस्कस करेंगे। फिर क्लाइमेट के हवाले से ये यहां पे डिस्कस करते हैं जी कि जो क्लाइमेट का जो इंडेक्स है 2021 का, यानी 2021 की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्या बताती है कि पाकिस्तान उन 8 मुमालिक में शामिल है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, जबकि उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान का जो, अगर हम इमिशन देखेंगे ग्रीन हाउस या कार्बन गैसेस की, तो वो 1% या इससे भी कम है। ठीक है, तो कहते हैं हमारा 1% से भी कम शेयर है, लेकिन फिर भी हम जो है उन 8 ममालिक में शामिल हैं जो सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे क्लाइमेट से। फिर ये कहते हैं जी, इसकी मिसाल ये है कि 2022 में पाकिस्तान की जीडीपी का 4% जो है वो नुकसान हुआ हमें इस क्लाइमेट की वजह से, जो फ्लड आया। ठीक है, और हमें 14.8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, यानी 14.8 बिलियन डॉलर्स हमें नुकसान हो गया 2022 के फ्लड का, और हमारी इकोनॉमी को 15.2 बिलियन का लॉस हुआ इससे। ठीक है, और वो ये कहते हैं, रिपोर्ट ये बताती है कि हर साल जो है पाकिस्तान को तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो रहा है इस इकोनॉमी की वजह से। ठीक है, इस इकोनॉमी की वजह से पाकिस्तान को इतना ज्यादा लॉस हो रहा है। और अब जब 2080 तक टेम्परेचर जो है वो 2 से 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा, तो फिर आप अंदाजा कर लें कि ये 4 जो है इसको मल्टीप्लाई आप कर लें 2 के साथ और 4 के साथ, तो पाकिस्तान का कितना होगा। ठीक है जी, 8 बिलियन डॉलर्स का या 16 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान लॉस पे पहुंच जाएगा, ये बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अपनी अचीवमेंट्स का भी यहां जिक्र किया जा रहा है कि हमने क्या किया। ठीक है, इसी के अंदर पहले नंबर को कहते हैं भाई, हमने नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया 2023 के अंदर, जिसके तहत हमने ये कोशिश की कि भाई जो है अपनी जो एयर क्वालिटी है उसको बेहतर किया जा सके। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस करवाए, और वो कह रहे हैं ये पॉलिसीज अगर चलेंगी तो हमने 5 मेजर सेक्टर्स जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि उनको हमने काउंटर करना है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, वेस्ट है और रेजिडेंशियल है। ये वो 5 एरियाज हैं जहां पे हम हवा की या एयर क्वालिटी जो है उसको कंट्रोल करेंगे। ये कहते हैं जी 81% हमें इससे फायदा होगा अगर ये पॉलिसी 2023 की इसी तरह चलती है, 2040 तक हमें 81% फायदा होगा। दूसरा ये कह रहे हैं जी, हमने क्या किया जी, डीकार्बोनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी सेक्टर हमने की, उसके लिए ईवीज का हमने इस्तेमाल शुरू किया। ठीक है जी, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हम लेके आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल बाइक्स हैं, तो इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, ये हमारी अचीवमेंट है। फिर वो कहते हैं हमने REDD+ जो है उस पर काम किया, यानी हम रिड्यूस कर रहे हैं एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन को, ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन को, इसका मतलब ये है। तो हमने वो इनिशिएटिव्स लेके आए हैं, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का हम काम कर रहे हैं यूएन का जो प्रोग्राम है क्लाइमेट चेंज का, उसके साथ मिलके। फिर ये कहते हैं जी, हम क्या कर रहे हैं जी, हम इंटीग्रेटेड गवर्नेंस लेके आ रहे हैं कि किस तरह से सूबों के साथ मिलके और बाकी इदारों के साथ मिलके, ठीक है, सूबों प्लस इदारों के साथ मिलके किस तरह से हम एनवायरनमेंट को हर लेवल के ऊपर जो है वो कंट्रोल करें। तो उसके लिए हमने पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया है, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड हमने कायम किया है, ये अपनी अचीवमेंट्स को बताया जा रहा है पॉलिसी के अंदर।
ठीक है। इसके साथ साथ मजीद बता रहे हैं जी कि क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव इन्वेस्टमेंट्स हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, कि वो इन्वेस्टमेंट्स जैसे अब 2022 का फ्लड आया तो उससे हमें जो नुकसान हुआ तो हमने वो बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दी हैं या उन चीजों पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी जिसका कम से कम क्लाइमेट नुकसान कर सके, ठीक है, इस पे हम काम कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं जी लास्ट में हम क्या कर रहे हैं जी, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है हम उसको लेके आए हैं ताकि हम ये जो फ्लड रिस्क का जो जिन एरियाज में फ्लड आते हैं बार बार वहां पे हम काम कर सकें। तो ये हमारी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटेजी हमने बनाई है जी कि किस तरह से हम 2030 तक जो है वो आगे लेके जाएंगे और खास करके 2030 तक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को $348 बिलियन की जरूरत है। तो जब हमें ये पता है कि भाई 2030 तक हमें इतने पैसों की जरूरत है तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं जी, फंडिंग का मैकेनिज्म हम लेके आ रहे हैं कि किस तरह से ये पैसे हम लेके आएंगे। कार्बन फाइनेंस फ्रेमवर्क हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जी, ठीक है, कि जिसके तहत जो है वो कार्बन टैक्स हम लगाएंगे इंडस्ट्रीज के ऊपर कि खास लिमिट से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते। और डिजास्टर रिस्क फाइनेंस स्ट्रेटेजी हम लेके आ रहे हैं कि जो नुकसान हो जाता है उसको कैसे काउंटर किया जाएगा। अच्छा, वाटर स्केर्सिटी की बात की जा रही है यहां पे जी कि पानी के हवाले से हमने क्या किया, ठीक है, वो तो क्लाइमेट का था, अब इसी के अंदर पानी है तो पानी को कैसे हमने मैनेज किया। कहते हैं जी पानी जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान का जो इस टाइम पे अवेलेबल पानी है वो है 138.4 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान का अवेलेबल वाटर है, ठीक है जी। तो वो ये कह रहे हैं, अब वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और हमारे यहाँ जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो 94% पानी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर जा रहा है तो हम उसको मैनेज करें। 94% हमारा जो पानी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है तो हम इस तरह से जो है वो नहरें बनाएं या उनकी पूरा एक सिस्टम करें जिसकी वजह से हम उन्हें बेहतर कर सकें, अपने इरिगेशन सिस्टम को बेहतर करें, आबादी की ग्रोथ को बेहतर कर सकें ताकि हमारा ये जो प्रेशर है वो कम हो सके। तो हमने इसके ऊपर भी काम किया, वो ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं जी फूड सिक्योरिटी में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तीसरे नंबर पे तो फूड सिक्योरिटी कहते हैं पाकिस्तान को फूड की सिक्योरिटी का सामना भी है। तो उसमें हमारे यहाँ जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, लो प्रोडक्टिविटी है हमारे पास क्रॉप्स की और लाइव स्टॉक की, उसको बेहतर कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे है लिमिटेड एडॉप्टेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस प्रैक्टिसेस कि हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस ही ऐसे नहीं है जो क्लाइमेट का मुकाबला कर सकें। तीसरा हमारा चैलेंज है लैक ऑफ सर्टिफाइड सीड्स एंड फॉर्म मैकेनिज्म, ठीक है जी, कि हमारे पास कोई सर्टिफाइड सीड्स नहीं है क्योंकि महंगी है वो, हमारे पास वो नहीं है। 4 पे हमारे पास है जी एंडेमिक ट्रांसबाउंडी एनिमल डिजीजेस है हमारे पास, ठीक है, जो एक एरिया के अंदर फैल जाती हैं और पूरे एरिया में जानवर मर जाते हैं। 5वें नंबर पे प्राइस कैपिंग जो है वो हमारा बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने देखा कि पिछले 4-5 साल में दूध दही वगैरह की प्राइसेस कहां गई हैं, तो कहते हैं हमारा टारगेट है प्राइस कैपिंग की जाए, वो हमारा चैलेंज है। और 6ठे नंबर पे अनटैप्ड रेगुलेंट पोटेंशियल है हमारे पास कि वो अभी जो कि खुला ही नहीं है जिसको हमने इस्तेमाल नहीं किया, ये हमारे पास चैलेंजेस हैं फूड के अंदर। अब इन तीनों सेक्टर्स में जो टारगेट है अगले 5 साल के वो क्या है, 1 साल तो गुजर गया। अब उसमें पहला हमारे पास यहां ये कह रहे हैं जी क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम क्या करेंगे कि हम फॉरेस्ट कवरेज को 6% तक बढ़ाएंगे, यानी जंगलात को 6% मजीद बढ़ाएंगे। वो कह रहे हैं जी 6 हमने मुख्तलिफ जगह पे जो है वो सेंटर्स बना दिए हैं जो पॉपुलेशन को जो है मॉनिटर करेंगे, ठीक है, उसको हम आगे करेंगे। इस तरह से कह रहे हैं जी 50% हम रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस इमिशन को। ये हमारा क्लाइमेट के अंदर जो है वो टारगेट है जो कि शायद के थोड़े ज्यादा हैं, पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा ये जो टारगेट्स है क्योंकि इसके लिए फंडिंग भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। दूसरे नंबर पे वाटर के लिए हम क्या करेंगे जी, हम क्या करेंगे जी 10 मिलियन एकड़ फीट हम जो है वो इंक्रीज करेंगे वाटर स्टोरेज अपनी, कैसे करेंगे ये नहीं बताया। दूसरा वो कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे जी रिड्यूस करेंगे जो लॉसेज है हमारे पानी के 33% जो है उसको हम कम करेंगे, यानी पुख्ता नहरें बना देंगे, अंडरग्राउंड सिस्टम लेके चले जाएंगे, उससे करेंगे। और उसके साथ साथ कह रहे हैं जी 30% हम इंक्रीज करेंगे अपनी वाटर एफिशिएंसी को, ठीक है, यानी 30% बेहतर कर देंगे जो मौजूद है उसी को। और 2030 तक हम 20% जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर के साथ मिलके इसमें मजीद बेहतरी लेके आएंगे। थर्ड है जी फूड सिक्योरिटी। फूड में कहते हैं भाई 20.3 मिलियन एकड़ जो है हम कल्टीवेटेड लैंड मजीद बढ़ा देंगे, ठीक है, इतनी ज्यादा, जो कि कैसे होगी ये नहीं आइडिया। इसको कहते हैं जी हम क्या करेंगे जी पर एनम जो है 6 महीने के हिसाब से हम 4% ग्रोथ रेट के ऊपर जाएंगे, ये हमारा टारगेट है। अब इस टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा E3 के अंदर, ठीक है। प्रायोरिटी 1 है कि हम करेंगे जी क्या करेंगे जी बिल्ड अ वाटर
सिक्योर पाकिस्तान, ठीक है जी। सबसे पहला क्या करेंगे कि हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए पानी को बचाएंगे, पहला काम ये करेंगे। उसमें हम क्या क्या करेंगे, हम वाटर अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएंगे, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स को बेहतर करेंगे सूबों के अंदर भी। दूसरा वो कहते हैं हम क्या करेंगे जी, हम इंप्लीमेंट करेंगे वाटर कंजर्वेशन को, उसके मेजर्स को, और पब्लिक अवेयरनेस पैदा करेंगे। तीसरा हम क्या करेंगे जी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को पानी सिक्योर कैसे करेंगे, वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करेंगे, और फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, मॉडर्नाइज करेंगे इरिगेशन सिस्टम को, और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, प्रमोट करेंगे वाटर सैनिटेशन और हाइजीन को। तो ये इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इन स्टेप्स के थ्रू हम पाकिस्तान का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। प्रायोरिटी 2 है हमारे पास, इसके लिए वो क्या करेंगे जी, फूड सिक्योरिटी को एनहांस किया जाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया जाएगा 2.0। पहला रेवोल्यूशन 1960 में अयूब खान के टाइम पे आया, तो अब हम कह रहे हैं हम 2.0 रेवोल्यूशन लेके आएंगे। क्या करेंगे उसके लिए, हम सब स्टेप्स क्या होंगे, प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल और लार्ज स्केल एग्रीकल्चर को, अच्छा स्ट्रेंथन करेंगे जी स्मॉल हाउस होल्ड फार्मर्स वगैरह को और इंटीग्रेशन को मॉडर्नाइज करेंगे, अच्छा ड्राइव करेंगे जी एग्रीकल्चर इनोवेशन और रिसर्च को, प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक और इकोकल्चर वगैरह को, पानी वगैरह के सिस्टम को बेहतर करेंगे। ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। थर्ड प्रायोरिटी क्या है जी, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियां जो है उन तब्दीलियों से हम लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, प्रमोट करेंगे क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स को और सपोर्ट करेंगे ग्रीन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। दूसरे पे क्या करेंगे जी, हार्नेस करेंगे कार्बन मार्केट्स वगैरह को, जो कार्बन मार्केट का एक यूएन ने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है COP29 के अंदर, आपको पता है, ठीक है, तो उसको बेहतर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इंप्लीमेंट करेंगे 4R स्ट्रेटेजी को, ठीक है जी, जिसके तहत हम क्या करेंगे जी, एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच बनाएंगे रिकवरी की, प्लानिंग की, मैनेजमेंट की, कि हम क्लाइमेट को कैसे बेहतर कर सकें। नंबर 4 प्रायोरिटी है मिटिगेट और अडॉप्ट करेंगे क्लाइमेट चेंज को, कि इसी मौसमियाती तब्दीली के होते हुए हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं उसकी तरफ जाएंगे। पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है जी। अच्छा डाटा कलेक्शन सिस्टम्स को हम बेहतर करेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड आए। अच्छा क्लाइमेट को या क्लाइमेट अडॉप्टेशन को हम बढ़ाएंगे, प्रोविंसेस और फाक के साथ इंटीग्रेट करेंगे और प्रमोट करेंगे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी को, तो हम इसके थ्रू हम आगे लेके जाएंगे। नंबर 5 इनिशिएटिव क्या है जी, डेवलप करेंगे इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड डिजास्टर और रिस्क मैनेजमेंट नेटवर्क्स को, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि इंप्लीमेंट करेंगे नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान जो है हमारा उसको, और साथ में हम क्या करेंगे जी, वार्निंग सिस्टम्स को बेहतर करेंगे कि पहले ही हमें पता चल जाए, हम अपने मौसमियाती सिस्टम को बेहतर करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए, और इनहांस करेंगे टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को। छठे नंबर पे हमारी प्रायोरिटी क्या है जी, क्लाइमेट वगैरह से लड़ने के लिए प्रमोट करेंगे रिफॉरेस्टेशन को और प्रोटेक्ट करेंगे वाइल्ड फौना को, ठीक है जी। और ये जो पूरा सिस्टम है उसको, इकोसिस्टम को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सेव करेंगे। उसके लिए क्या कह रहे हैं जी, हम क्या करेंगे जी, प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज वगैरह को इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे पास नंबर 4 है जी, नंबर 4 जो ई है वो है एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी अगले 5 साल में या 1 साल गुजर के हम क्या काम करेंगे। अब सबसे पहले एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है जी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ड्राइव करती है इकोनॉमी को, मईशत को, सबसे जरूरी चीज क्या है, वो है एनर्जी। ऐसा ही है। सो एनर्जी जो है वो बैकबोन है इकोनॉमी की, सबसे पहले ये कहा जा रहा है। उसके बाद वो कहते हैं भाई हमारे पास जो इस टाइम पे जो हालात हैं वो क्या हैं। वो कहते हैं हमारे पास पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 42,000 मेगावाट जो है वो हमारे पास कैपेसिटी है। कितनी कैपेसिटी है जी, 42,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, लेकिन जनरेट कितनी कर रहे हैं, 27,000 मेगावाट को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो है वो हमारा इस टाइम पे डेफिसिट है, हम नुकसान में जा रहे हैं। तो कह रहे हैं भाई हम इसको मजीद बढ़ाएंगे। अब यहां पे देखिए इसमें बता रहे हैं कि भाई एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से हैं पाकिस्तान के, और साथ में इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है और इफेक्टिव ऑपरेशनल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। अब यहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमारे पास है जी, वो तकरीबन 10,500 इंस्टॉल कैपेसिटी है। एलएनजी है 8,544 तकरीबन, यानी 8,000 के करीब। रीन्यूएबल फ्यूल ऑयल है तकरीबन 5,500 के करीब। ये इंस्टॉल कैपेसिटीज है, हासिल इतना नहीं कर रहे, ठीक है। कोल है 7,000 के करीब, गैस है 3,000 के करीब, न्यूक्लियर है 3,000 के करीब, विंड है तकरीबन 2,000 के करीब, सोलर है 500 के करीब, और बायोगैस है
300 350 के करीब। अब हम जो हासिल कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक 10,000 कैपेसिटी है तो उससे हासिल सिर्फ 5,000 किया जा रहा है, यानी आधा किया जा रहा है उसकी कैपेसिटी से। एलएनजी 8,000 है तो 5,500 हासिल किया जा रहा है। रिन्यूएबल ऑयल से है 5,500 है तो 3,000 किया जा रहा है। तो इसी तरह से हर एक से कम हासिल कर रहे हैं। तो 41,980 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है, ठीक है, यानी तकरीबन 42,000, और तकरीबन 26,500 हम जो है वो उससे फायदा हासिल कर रहे हैं। अच्छा, अब पावर सेक्टर के अंदर क्या बताते हैं जी, क्या है वो कहते हैं जी, पावर सेक्टर में हमारे पास जो ग्लोबल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन है, ये चैलेंज है हमारे पास, जिस वजह से हम यहां इसको मैनेज नहीं कर पाते, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। दूसरा कहते हैं जी कि हम क्या करेंगे जी, हम इंसेंटिवाइज जो है उसको थोड़ा सा करेंगे सिस्टम को, ताकि मजीद लोग यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सके और मोनोपोली खत्म हो सके। फिर वो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं जी, हम इस टाइम पे फेस कर रहे हैं सर्कुलर डेट को, ठीक है, गर्दिशी कर्जे जो हैं, एक इदारे का दूसरे पे, दूसरे का दूसरे पे, दूसरे का दूसरे पे, तो ये जो गर्दिशी कर्जे हैं ये भी चैलेंज है हमारा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत ज्यादा फॉल्ट्स हैं हमारे पावर सेक्टर के अंदर, ठीक है जी, और हमारी जो डिक्लाइन हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर वो भी हमारा चैलेंज है। ऑयल रिफाइनरीज की कैपेसिटी जो है वो कम है। तो ये हमारे पास जो है वो मेजर चैलेंजेस हैं, 6 बड़े बड़े बता रहे हैं, ठीक है, किसके अंदर, पावर सेक्टर के अंदर। कोल के अंदर अगर हम बात करें, कोयला के अंदर हमारा क्या है, कहते हैं जी कोयला के रिजर्व्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अंडर यूटिलाइजेशन है कि उसको हम फायदा नहीं हासिल कर पा रहे। दूसरा चैलेंज क्या है हमारे पास जी, जो ग्लोबल ऑयल कोल प्राइसेस हैं वो सप्लाई चेन को मुतासिर करती हैं। तीसरा, हमारे पास यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है जिस वजह से हम उससे ज्यादा फायदा हासिल कर सके। और चौथा क्या है जी, कि फाइनेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं या इंसेंटिव्स जो हैं वो कोल के ऊपर कम है, तो इसलिए हमें ये चैलेंजेस हैं। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, उसमें क्या बता रहे हैं हमारे पास जी, कहते हैं हमारे पास जो रोड्स हैं वो तकरीबन 5 लाख किलोमीटर के करीब रोड्स हैं हमारे पास, ठीक है, जहां से लॉजिस्टिक वगैरह सारा सपोर्ट जाती है। उसके बाद हमारे पास रेलवे में 461 जो है वो सवारियों वाली ट्रेन हैं, जो कि तकरीबन 13,888 फ्राइट ट्रेन हैं जो कि सामान वगैरह लेके जाती हैं। और टोटल जो रेलवे की कवरेज है वो तकरीबन 7,791 किलोमीटर की है। मेरी टाइम में हमारे पास 461 जो है वो हमारे पास लोकोमोटिव्स हैं मेरी टाइम के अंदर, और 13,488 जो है वो सामान वगैरह के लिए हमारे पास मौजूद है। और जो मेरी टाइम का हमारा रूट है वो 7,791 है तकरीबन, ठीक है, रेलवे के बराबर ही है। एविएशन की अगर हम बात करें तो 35 जो है वो पीआईए के जहाज हैं, जो कि अब वैसे भी आपको पता है रिपोर्ट में तो आ गया, लेकिन हम उसको प्राइवेट कर रहे हैं। और 3,41,821 किलोमीटर के रूट जो है वो ये कवर करता है, ठीक है, और तकरीबन जो है वो 4.5 मिलियन पैसेंजर जो है सालाना उनको आगे पीछे लेके जाता है। अब ये कह रहे हैं हमारे पास जो बैलेंस है वो खराब है, जिस वजह से प्रेशर है, बैलेंस रेलवे और रोड के बीच में खराब है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर रोड्स के ऊपर है, रेलवे के ऊपर नहीं है। जबकि दुनिया में होता क्या है कि रेलवे जो है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है और रोड्स के ऊपर प्रेशर कम होता है। तो अब वो कह रहे हैं हम क्या करेंगे जी, इसको बैलेंस को सेट करेंगे। दूसरा, हमारे पास अंडर यूटिलाइजेशन जो है वो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की है, कि हमारे पास हम पानी का इस्तेमाल जो है कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन करें उसको पानी के थ्रू, उसको हमारे पास कम है। अर्बन ट्रांसपोर्ट का मास्टर प्लान हमारे पास हमारे सिटीज में नहीं है, जिस वजह से रोडें वगैरह जो हमारे पास बने हुए हालात वो खराब है। लैक ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे पास कमी है, ठीक है जी, कि हमारे पास ज्यादातर जो प्रेशर है वो रोड्स के ऊपर ही है, बाकियों के ऊपर कम है। इसी तरह से एयर ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी पाकिस्तान की कम है, क्योंकि सिर्फ एक पीआईए ही है, ठीक है। इसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में मिनरल्स जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ठीक है जी, जैसे कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के तकरीबन 7,000 मिलियन टन जो है हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं सोने चांदी के। इसी के अलावा पिंक सॉल्ट जो है जो दुनिया में बहुत महंगा है, 50,000 मिलियन टन हमारे पास उसके रिजर्व मौजूद हैं। कोल हमारे पास तकरीबन 1,86,000 मिलियन टन मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, आयरन हमारे पास तकरीबन जो है 1460 मिलियन टन मौजूद है। तो हमारे पास मिनरल्स भी बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। साथ में कहते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि वीक और आउटडेटेड रेगुलेटरी सिस्टम है मिनरल्स का। दूसरा, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये प्रॉब्लम है। लो लेवल टेक्नोलॉजीज हैं जिस वजह से प्रॉब्लम चैलेंजेस हैं। स्किल वर्कर्स हमारे पास नहीं है। लैक ऑफ एक्सेस कैपिटल है, पैसे नहीं है इतने ज्यादा हमारे पास। और इनसफिशिएंट मेजर जो है वो इस सिस्टम के अंदर है, इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पे अट्रैक्ट नहीं हो सकती। अब ये तो हमारे यहाँ ओवरऑल सिनेरियो है। अब कहते हैं जी हम इसको एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करेंगे, टारगेट्स क्या हैं। सबसे पहले एनर्जी की अगर हम बात करें तो कहते हैं हम 10% इंक्रीज करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी को,
ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर 10% इंक्रीज करेंगे। फिर कहते हैं हम रिड्यूस करेंगे सब्सिडीज को और सर्कुलर डेट को, कैसे आइडिया नहीं है। इसके अलावा रिड्यूस करेंगे कंजम्पशन को, जो प्राइमरी एनर्जी है उसकी कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे। और क्या करेंगे जी, कंप्लीट करेंगे मेजर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे जो पेंडिंग में पड़े हैं। दूसरे नंबर पे है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके क्या टारगेट्स हैं, कहते हैं जी रेलवे को इंक्रीज करेंगे, और रेलवे जो इस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन का मूड है वो 5% है, इसको हम 15% पे लेके जाएंगे, यानी 5 से 15% पे हम इसको लेके जाएंगे ताकि प्रेशर वहां पे जाए। और इसी तरह से जो पैसेंजर है वो 8% पे है, तो उसको 8 से 25% पे हम लेके जाएंगे, ये हम इस तरह से करेंगे। फिर वो कहते हैं जी हम क्या करेंगे जी, जो मिसिंग रोड या लिंक्स वगैरह जो हैं रेलवे के, जहां पे नहीं मौजूद, पटरियां वगैरह नहीं है, उसको सेट करेंगे, या मौजूद हैं तो उनको सेट करेंगे। मास्टर प्लान सेट करेंगे पाकिस्तान की पोर्ट्स के हवाले से, ठीक है जी, ड्राई पोर्ट्स वगैरह के लिए, ठीक है। अच्छा, एयर ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे। और तीसरे नंबर पे है मिनरल्स, तो मिनरल्स की डेवलपमेंट की अथॉरिटी जो है वो काम करेगी और फ्रेंडली फ्रेमवर्क के थ्रू काम करेंगे, रेगुलेट करेंगे माइनिंग वगैरह को, ठीक है, एनवायरनमेंट को साथ बेहतर करेंगे और कंपीट करेंगे और अचीव करेंगे जियो ग्लोबल जो है डाटा वगैरह हमारे पास जो आएगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये टारगेट्स के अंदर रखे गए हैं। अब इन टारगेट्स को अचीव कैसे किया जाएगा, प्रायोरिटी 1 क्या होगी इसके लिए, ट्रांजिशन इनटू ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस, के सबसे पहला तरीकाकार क्या है कि हम इस जो कन्वेंशनल एनर्जी है इससे निकल के ग्रीन एनर्जी की तरफ हम चले जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, ठीक है जी, और पूरा सिस्टम जो है उसको बेहतर करेंगे और मिक्स करेंगे अपनी एनर्जी को। उसके बाद प्रमोट करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी को, ठीक है, पॉलिसीज के थ्रू और रेगुलेशंस के थ्रू। दूसरी प्रायोरिटी है जी डेवलप करेंगे एफिशिएंट और अफोर्डेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। वो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे जी, डेवलप करेंगे कंप्रिहेंसिव अप्रोच मैनेज करने के लिए, इनहांस करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन को पूरे पाकिस्तान के अंदर, अपग्रेड करेंगे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सप्लोर करेंगे एनर्जी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को। ये हमारी प्रायोरिटी सेकंड है। थर्ड प्रायोरिटी क्या है हमारे पास जी, थर्ड प्रायोरिटी हमारे पास है कि प्रमोट करेंगे मल्टी मॉडल रीजनल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल का मतलब यह है कि हम रोड्स के थ्रू, रेलवे के थ्रू, ठीक है जी, एयर ट्रैफिक के थ्रू, समंदर के थ्रू, जितने भी हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं हम दूसरे मालिक के साथ उनको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान की पोर्ट्स को एनहांस करेंगे, ठीक है जी, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे और ऑफशोर माइनिंग को डेवलप करेंगे। नंबर 4 प्रायोरिटी है प्रमोट करेंगे मल्टी मॉडल रीजनल कनेक्टिविटी को, ठीक है जी, प्रमोट करेंगे। और यहां पे यानी कि दोबारा से वही चीजें रिपीट हो रही हैं कि हम कैसे इसको आगे लेके जाएंगे मजीद और बेहतर करेंगे। उसके बाद है जी ड्राइव इनोवेशन, और यानी 5वीं प्रायोरिटी क्या है जी, इनोवेशन को आगे लेके जाएंगे और फाइनेंस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। 6ठे नंबर पे है जी पाकिस्तानी माइनिंग पोटेंशियल जो है उसको एक्चुअली में निकाल के लेके आएंगे, क्योंकि आप अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान में तो $6 बिलियन के करीब जो है, $600 बिलियन के करीब इतना हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं लेकिन निकल नहीं रहे। तो उसके लिए क्या कहते हैं, हम डेवलप करेंगे एक रोबस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो है फ्रेमवर्क करेंगे, लेके आएंगे। अच्छा, एक्सेस करेंगे पोटेंशियल माइनिंग को, उसको कैसे आगे लेके जाया जाए, डेवलप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, खास करके लार्ज स्केल माइनिंग ऑपरेशंस कैसे लेके आए, और HDI को हम जो है वो बेहतर करेंगे ताकि स्किल जो है उसके अंदर आ सके, और डिजिटलाइजेशन को लेके आएंगे। और लास्ट 5वां ई है हमारी पॉलिसी का जी 2025-24 से 29 के लिए, इक्वालिटी, एथिक्स एंड एम्पावरमेंट। अब इस पिक्चर के अंदर देखिए क्या ये हाईलाइट कर रहे हैं कि सबसे पहले एजुकेशन के अंदर यानी तालीम में इक्वालिटी लेके आएंगे, साइंस के अंदर लेके आएंगे, स्पोर्ट्स के अंदर लेके आएंगे, अच्छा इसी तरह से रिलीजन के अंदर लेके आएंगे, और साथ में कल्चर के अंदर लेके आएंगे। ये सारी इक्वालिटी हम लेके आएंगे मर्दों और औरतों के लिए। अच्छा, वो ये कहते हैं कि भाई हमारी जो सालाना ग्रोथ है, रिपोर्ट ये कहती है 2.55% एनुअल ग्रोथ है, और इस हिसाब से 5 मिलियन पीपल जो है हर साल हमारी आबादी में इजाफा हो जाता है, ठीक है, नहीं कि 50 लाख लोग हर साल नए आ जाते हैं हमारे। तो हमारा आबादी का चैलेंज मौजूद है, इसलिए हमारी जो इक्वालिटी है, बराबरी है, वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। अब यहाँ पे ग्राफ शेयर हुआ है जी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का, कि आप अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है वो कितनी ज्यादा है। वो बता रहे हैं पाकिस्तान टॉप पे है इस टाइम पे, जो 2010 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है कि पाकिस्तान में 8.5% बेरोजगारी थी 2010 में, और 2024 में हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस टाइम पे भी तकरीबन जो है वो 6.5% के करीब पाकिस्तान में बेरोजगारी है। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है, उसके बाद इंडिया है, ठीक है, जहां पे 3.5% है। ये डाटा शेयर किया जा रहा है। अब हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हम अगर देखेंगे इक्वालिटी में,
तो उसमें पहला चैलेंज है जी इनसफिशिएंट एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है जी, कि हमारा जो तालीम का जो एक्सेस है वो हर एक के पास नहीं है। चैलेंज नंबर 2 क्या है, लिमिटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। चैलेंज 3 क्या है जी, हमारे पास इनइफेक्टिव पब्लिक फाइनेंसिंग है कि किस तरह से हम हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को बेहतर कर सके, सिस्टम कैसे ला सके। इसके साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट हमारे यहाँ एक चैलेंज है, ठीक है, चौथे नंबर पे। और पांचवें नंबर हमारा क्या है जी, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, जिस वजह से एक गैप जो है वो बनता जा रहा है। ये हमारे यहाँ चैलेंजेस हैं। अब जो टारगेट सेट किए जा रहे हैं अगले 4-5 साल के लिए वो क्या है, की टारगेट्स में सोशल सेक्टर के अंदर जो टारगेट्स हैं वो क्या है कि भाई 1.5 मिलियन जॉब्स पर ईयर क्रिएट होंगी, यानी 15 लाख जॉब हर साल निकाली जाएंगी, क्रिएट होंगी। इसके साथ साथ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है उस इंडेक्स को हम 12% पे लेके आएंगे। अच्छा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसको 35% पे लेके आएंगे, डिक्रीज करेंगे हम, यानी कि 35%, सॉरी, इसको डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज करेंगे। इसके अलावा जो हमारा रेट है, स्टनिंग रेट है, उसको 18% पे लेके आएंगे, जो हमारा बच्चों की कमजोरी है उसकी बात की जा रही है। इसी तरह से अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट जो है उसको हम डिक्रीज करेंगे 18% पे, जो 5 साल के बच्चे फोत हो जाते हैं उस एज के अंदर। इसी तरह से डिक्रीज करेंगे जी बर्डन ऑफ डिजीज जो है उसको 50% हम डिक्रीज कर देंगे। और साथ में क्या करेंगे जी, हम 1:2 के हिसाब से स्टाफ और डॉक्टर्स को रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एनरोलमेंट हम 24% इंक्रीज करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन को 28% इंक्रीज करेंगे, लो सेकेंडरी अच्छा कंप्लीशन रेट 43% हम इसको इंक्रीज करेंगे। इसी तरह से अपर सेकेंडरी के अंदर 57% इंक्रीज करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें तो 13% जो है वो एनरोलमेंट को इंक्रीज किया जाएगा टेरिटरी के अंदर, और इंक्रीज किया जाएगा लिटरेसी रेट को 10%। ये टारगेट्स हैं जो कि तकरीबन आधे से ज्यादा मुश्किल हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे पार्टिसिपेशन और इकोनॉमी के अंदर हम गैप्स को कैसे, ये जो जेंडर इक्वेलिटी है उसको कैसे लेके आएंगे, यूथ, वुमेन, इसको वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं उनको कैसे हम बेहतर करेंगे। हम क्या करेंगे जी, अचीव करेंगे जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स 1, ये टारगेट है। इंक्रीज करेंगे जेंडर पैरिटी स्केल जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 18% पे उसको लेके जाएंगे। इसी तरह से फीमेल लेबर फोर्स जो है उसको इंक्रीज करेंगे 17% पे। डिक्रीज करेंगे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को 6% मजीद, ठीक है, 6% पे, 6.5 पे डिक्रीज करेंगे यूथ जो एम्प्लॉयमेंट को, एजुकेशन को, ठीक है, और 17% के हिसाब से, यानी उसको भी हम मजीद कम करेंगे, नौजवानों की जो बेरोजगारी है। डिक्रीज करेंगे 11% जो पॉवर्टी है उसको, ठीक है जी, और डिक्रीज करेंगे पॉवर्टी इंसिडेंट्स वगैरह से जो रिलेटेड क्राइम्स वगैरह हैं उनको 13%। तो ये टारगेट रखे गए हैं। इसके लिए क्या किया जाएगा, प्रायोरिटी 1 इंप्रूव किया जाएगा और एक्सपेंड किया जाएगा एजुकेशन को, ठीक है जी। एक्सेस टू एजुकेशन को इंप्रूव किया जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे परफॉर्मेंस, इक्वालिटी और एजुकेशन सिस्टम को, इंश्योर करेंगे इक्वालिटी को एजुकेशन की। उसके बाद इनकॉर्पोरेट करेंगे टेक्नोलॉजी को इस एजुकेशन के साथ, ठीक है, और प्रमोट करेंगे टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग को। दूसरी प्रायोरिटी है जी, इंक्रीज किया जाएगा हेल्थ कवरेज को और इंप्रूव किया जाएगा हेल्थ क्वालिटीज को। अच्छा, प्रायोरिटी 3 क्या है जी, अचीव किया जाएगा सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ को और उसकी मैनेजमेंट को। कैसे, यानी फैमिली प्लानिंग वगैरह ऑफर की जाएगी, अच्छा, इंक्रीज की जाएगी अवेयरनेस वगैरह, और यूनिवर्सल जो है वो एक्सेस दी जाएगी हेल्थ वगैरह की सर्विसेज की। प्रायोरिटी 4 है, इंश्योर किया जाएगा सोशल प्रोटेक्शन को, ठीक है, उसके लिए क्वालिटी और सोशल प्रोटेक्शन जो है उसको आगे लेके आ जाएगा, और जीरो पॉवर्टी के ऊपर जाने की कोशिश की जाएगी। डाइवर्सिफाई किया जाएगा जी रूरल एरियाज की इकोनॉमी को। 5वीं प्रायोरिटी है प्रमोट वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, ठीक है जी, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी यानी एथिक्स, इखलाकियात वाली सोसाइटी को प्रमोट किया जाएगा, जराइम की रोकथाम होगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जी यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन की एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया जाएगा प्रायोरिटी 6 के अंदर। एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा इंसेंटिव्स को। अच्छा, इसी तरह से स्पोर्ट्स के अंदर जो है अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, लेबर फोर्स को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, नंबर 7 पे हम क्या करेंगे जी, एक्सेलरेटिंग करेंगे अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूएन के 2030 तक के, उनके साथ हम मिल के जो है वो काम करेंगे और उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास है जी 5E फ्रेमवर्क, यानी कि ये वो 5
ईज हैं जो कि 2024 से 2029 तक का एक प्लान है, जो कि आप अब देखते हैं कि क्या ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पूरा हो पाएगा, जिसको अगर एनालाइज किया जाए तो शायद पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये अपने टारगेट्स अचीव कर पाए। और जब हम इसका फेलियर लिखेंगे ना, तो फेलियर में फेलियर नंबर 1 ये होगा कि इसे 1 साल लेट स्टार्ट किया गया। जैसे पाकिस्तान का आपको पता है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसको 1955 में स्टार्ट होना था, तो वो 1957 के अंदर स्टार्ट हुआ, रुक भी गया, ठीक है, 2 साल बाद ही रुक गया। तो हम ये देखेंगे कि हमें ये कहा जाएगा कि क्योंकि लेट स्टार्ट हुआ, टारगेट ज्यादा थे, तो हमने 5% के बजाय 2% कर लिया, 3, चलिए कुछ तो करें, ग्रोथ तो हो। अब इस 5E फ्रेमवर्क की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी जी? एक तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो यूनिट है हमने वो बनाया है, पूरे को मॉनिटर किया जाएगा, एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत एक यूनिट बना दिया गया है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं टीम पाकिस्तान के नाम से हम जो है वो क्या करेंगे जी, कोलैबोरेशन करेंगे। यानी कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि बाकी हम प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लेके आएंगे कि अपनी रिफॉर्म्स लेके आएंगे, और इन 5 की एरियाज के ऊपर हम जो है वो सेट करेंगे अपने स्टैंडर्ड्स को। इसी तरह से पाकिस्तान सेंट्रियल 2047 लैब हम बनाएंगे कि भाई 100 साल जो है पाकिस्तान तरक्की करेगा तो कैसे करेगा, जैसे चाइना वाले 100 साल जो है पूरा विजन लेके चल रहे हैं, तो हम उसके लिए पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम बनाएंगे। इसी तरह से चैंपियन रिफॉर्म नेटवर्क हम बनाएंगे कि पूरा टीम पाकिस्तान का जो हिस्सा होगी। और फिर यहाँ पे एक पूरा सिस्टम बताया जा रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कि कैसे हम सरकारी लेवल के ऊपर इसको मैनेज करेंगे, कि ये 5 ईयर प्लान है 24 से 29 तक का, उसमें एनुअल प्लानिंग को हमने डिवाइड किया हुआ है, फिर उसकी मॉनिटरिंग हमारे पास मौजूद होगी, टाइमलाइन मौजूद होगी, रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म मौजूद होगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बताया जा रहा है कि हम कैसे कैसे किन किन लेवल्स के ऊपर इनको हैंडल करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक प्लान जो है उसके अंदर मजीद चीजें क्या शामिल होंगी, एक तो SIFC को इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है, और उसको भी यहां हाईलाइट किया गया कि भाई SIFC ने $29 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाई है, ठीक है। और वो कहते हैं UAE से $10 बिलियन है, सऊदी अरब से $5 बिलियन है, कतर से $2 बिलियन है, अजरबैजान से $2 बिलियन है, कुवैत से $10 बिलियन है। ये जो प्लेजेस किए गए हैं आय नहीं है, याद रखिएगा। तो कह रहे हैं भाई ये $29 बिलियन तो SIFC लाएगी, जिसका टारगेट आपको पता है 1 ट्रिलियन GDP लेके जाना है 2035 तक, ठीक है, जिसमें सॉरी जो आर्मी चीफ है वो भी शामिल है SIFC के स्ट्रक्चर के अंदर। 5E फ्रेमवर्क हम क्या है जी, एक्सपोर्ट है, इक्वालिटी है, तो हम इसको क्या करेंगे जी, इसको साथ लेके चलेंगे SIFC के। और दूसरी साइड पे हमारे पास जो मेन गोल है, कहां कहां हम काम करेंगे, CPEC 2.0 हम जो है उसके ऊपर काम करेंगे, जहां पे आपको पता है चाइना के साथ हालात खराब है, तो ये तो अभी फिलहाल रुका हुआ है, 1 साल से इसके ऊपर प्रॉपरली काम नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि चाइना और US राइवलरी अपना रोल प्ले करेगी, तो क्या ये CPEC 2.0 आगे चलेगा, नहीं, ये भी देखना है। अच्छा, ग्रोथ कॉरिडोर्स बनाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, लाइवहुड एनहांसिंग कॉरिडोर्स बनाएंगे, इनोवेशन सेंटर्स बनाएंगे, ग्रीन कॉरिडोर्स बनाएंगे, तो इनके थ्रू हम जो है वो काम करेंगे, हुकूमत ये बता रही है। अच्छा, नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट जो है वो काम कैसे करेगा, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम करेगा, ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर डायरेक्टली काम करेगा। इसकी कोऑर्डिनेशन होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ और पाकिस्तान की सोसाइटी के साथ, ठीक है, इस तरह से बता रहे हैं काम करेगा। और कुछ की इंडिकेटर्स जहां पे बताए गए हैं कि हम कैसे उसे अचीव करेंगे, अगर आप इसे देखें थोड़ा सा, यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई इस टाइम पे करंट हमारी क्या कंडीशन है और कैसे हम अचीव करेंगे। GDP की ग्रोथ जो है वो इस टाइम पे हम अगर 2023-24 की बात करते हैं, ठीक है जी, तो 23-24 में 2.5 है, तो इसे 6 पे लेके जाएंगे, यानी बेस लाइन 2.5 है, हालांकि 2.5 नहीं है। पर कैपिटा को हम जो है वो USDT में 1680 है, हम इसे 2400 पे लेके जाएंगे 2829 के अंदर, ठीक है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो 13.1% पे हम इन्हें 17% पे लेके जाएंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है हमारे पास 23.4% है, हम इसे 6 पॉइंट पे लेके आएंगे। अच्छा जी, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारे पास $39 बिलियन हैं 23-24 की, इनको हम $63 बिलियन पे लेके जाएंगे। वर्क रिमिटेंसेस जो है हमारे पास $30 बिलियन के हैं, इसको 39 पे लेके जाएंगे। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इस टाइम में हमारे पास -0.2% है, इसको -1.2 पे लेके जाएंगे, मजीद कम करेंगे, ठीक है। IT एक्सपोर्ट्स 3.2 पे हैं, इनको हम $10 बिलियन पे लेके जाएंगे, कि जहां पे इंटरनेट हमारे पास चलता ही नहीं है तो $10 बिलियन पे हम कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये सीधा से पूरा डाटा मौजूद है कि कैसे ये काम करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अप्रोच क्या होगी इसमें, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे अगर हम बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे कैसे होगी, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बातचीत की जा रही है कि हम क्या करेंगे जी, एक ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि इस टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे कामयाब मॉडल है, कि जिसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत लेगी,
ठीक है, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रखेगी कि वो करे, जैसे सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत के खाते में, रेगुलेशन हुकूमत की यानी कानून वगैरह बनाना, जस्टिस और सोशल सर्विसेज हुकूमत के कंट्रोल में। दूसरी साइड पे प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, वैल्यू एडिड और कंपटीशन करेगा, एक्सपोर्ट ग्रोथ करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा टैक्सेस के अंदर, और दोनों की कोलैबोरेशन होगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट भी काम करेगी और हुकूमत भी। तो ये हमारे पास मॉडल होगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए एस्टैब्लिश करेंगे गवर्नेंस का फ्रेमवर्क। उसमें क्या किया जाएगा जी, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स को लेके आया जाएगा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर मॉडर्नाइजेशन को लेके आया जाएगा, सिटीजन सेंट्रिक होगा और मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस जो है वो लेके आया जाएगा और लेजिस्लेशन वगैरह इसके लिए की जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है जी, उड़ान पाकिस्तान है। ठीक है, 5E फ्रेमवर्क है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2024 से लेके 2029 तक का, जिसको आपने जो भी मेजर था वो बता दिया। बाकी इसकी कंप्लीट अगर डिटेल आप जानना चाह रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ जो प्लानिंग है उसकी वेबसाइट पे आप पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है, वो कि आपको मैंने 50% से 70% तक तो यहाँ पे हर चीज बता दी है। ठीक है, बाकी भी आप मजीद डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।